अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से, और फिर इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर करेंगे। मैंने इस चैप्टर के अंदर 15 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ऑल राइट, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स कि जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करने के लिए जाएं तो पहले ना चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, या जो उसकी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसको आप एक मरतबा देख लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप इन सवालों को खुद सॉल्व कर सकें। ऑल राइट, फर्स्ट एमसीक्यूज इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ। हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो जो पहला सवाल है उसका जवाब हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस। हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स दैट इज। हमने दो किस्म की लैंग्वेजेस पढ़ी, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है विच इज नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जो कि इंसान की जबान यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के करीब तर हो, उससे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है विच इज नियर टू मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन के करीब हो, उसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इस एतबार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो जाएगा इजीली रीडेबल बाय ह्यूमंस, क्योंकि इट इज नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जवाब हो जाएगा इजीली रीडेबल बाय मशीन्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 says, एमसीक्यू नंबर 4 says द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाइलर इज टू। अच्छा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम तकरीबन सेम होता है, और वो काम ये है कि दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट फिर सवाल ये है कि फिर दो क्यों बना दिए गए, एक बना लेते। दोनों का काम करने का अंदाज मुख्तलिफ है। कंपाइलर क्या करता है कि वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर के बारे में मैंने बताया है कि वो जिद्दी लड़की की तरह होती है। वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करती है, और जहां पर एरर जनरेट हो जाता है वहीं पे रोना धोना शुरू कर देता है कि भाई पहले इस एरर को सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें आगे जाने की इजाजत दूंगी। तो कंपाइलर के अंदर ऑप्शन कौन से सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ट्रांसलेट कोड्स ऑल एट वंस, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर लेता है। जबकि एमसीक्यूज नंबर 5 का जवाब, एमसीक्यूज नंबर 5 सेज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरप्रेटर इज टू। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। वो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। Alright, moving forward toward MCQs number 6. An integrated development environment facilitates a program to। हमने IDE के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या करता है। मैंने आपको बताया था कि उसका कमाल ये है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। ऑप्शन ए है एडिट सोर्स कोड। हाँ बिल्कुल, इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। कंप्लीट एंड हाईलाइट सिंटेक्सेस, बिल्कुल ऐसा होता है, आपने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट कलर से जो है वो लिखा हुआ आ रहा होता है कोड। तीसरा है डिबग एंड कंपाइल कोड। डेफिनेट सी बात है कि कंपाइलर जो आईडीई है वो हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि हम लोग कोड को डिबग भी कर सकें, कंपाइल भी कर सकें, और डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो पहले आई वॉज रियली कंफ्यूज अबाउट इट कि यार ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा, तो डी ऑप्शन ने मेरी जिंदगी आसान कर दी। इसका मतलब ये कि तमाम के तमाम ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं। MCQs number 7 says all errors detected by user are typically। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल है कि वो कौन से एरर्स हैं जो कि यूजर डिटेक्ट करता है। देखिए, सिंटेक्स एरर अगर आप टर्मिनेटर नहीं लगाते किसी लाइन के आखिर में तो वो आपका कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा, तो ये काम कंपाइलर भी कर सकता है। इसी तरीके से सिमेंटिक्स एरर भी कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है। रन टाइम एरर, मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और मैंने उसमें कोई करेक्टर इनपुट दे दिया, तो रन टाइम एरर वो कौन पकड़ेगा, कंपाइलर पकड़ लेगा। आप तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर कोई लॉजिक में गलती करी है, ये गलती सिर्फ आप पकड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दो नंबर्स को आपस में ऐड करवाना चाहता था और मैं a प्लस बी के बजाय a माइनस बी लिख गया, तो ये लॉजिकल एरर है। कंपाइलर इसमें कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, वो तो बोलेगा आपने दो नंबर इनपुट दिए और मैं आपको उसकी सब्ट्रैक्शन करके दे रहा हूँ। लॉजिकल गलती आपने खुद पकड़नी होगी। तो लॉजिकल एरर इज यूज्ड टू बी डिटेक्टेड बाय द यूजर। एमसीक्यू नंबर 8 से अलाउड नेम्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल बनाने के तरीके हमने पढ़े थे कि वेरिएबल बनाने के लिए काम कौन कौन से
ये क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन कंटेन वाइट स्पेसेस? द आंसर इज नो। मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे माई वेरिएबल के दरमियान में स्पेस नहीं आ सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन सेज कैन बी वन ऑफ द रिजर्व वर्ड। तोबा तोबा, ये तो गुनाह कबीरा है। मिसाल के तौर पे मैं फॉर के नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, मैं इफ के नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, मैं इंटीजर के नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, मैं फ्लोट के नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता। दीज आर द रिजर्व कीवर्ड्स जिनकी बुनियाद पे वेरिएबल नहीं बन सकते। सी ऑप्शन सेज कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। यस, परफेक्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के एतबार से हम लोगों ने एक सवाल भी सॉल्व करना है, वहां पे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, एमसीक्यूज नंबर 9 सेज अ बूल डेटा कैन स्टोर फॉलोइंग टाइप ऑफ वैल्यू। हमें पता है कि इंटीजर क्या करता है, ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है जिसमें पॉइंट ना हो। फ्लोट ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है जिसमें डेसिमल पॉइंट हो सकता है। करेक्टर यानी कि 4 CHAR ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है जो कि सिंगल कोट्स में लिखी जाए और एक करेक्टर पर कंसिस्ट हो। स्ट्रिंग ऐसी वैल्यूज को पे बेस करता है जिसके अंदर वी कैन हैव मल्टीपल करेक्टर्स। और बूलियन या बूल ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है जिसमें दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो हाँ या तो ना। दैट इज कॉल्ड ट्रू और फॉल्स। MCQs number 10 says which data type occupies the most space in memory। आपकी किताब में चार्ट दिया हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं, हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि सबसे ज्यादा मेमोरी में स्पेस कौन घेरता है? डबल फ्लोटिंग पॉइंट। ऑल्सो के फ्लोटिंग पॉइंट इज देयर, बट डबल फ्लोटिंग पॉइंट के पास चूंकि नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ मतलब लिखने की इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दैट्स द रीजन कि ये सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। All right, let's move forward towards the question and answers. The question number 1 says, what is computer program? अभी हमने MCQs नंबर 1 के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन करी है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस काम के लिए दी जाती हैं? कंप्यूटर को बताने के लिए कि तुम्हें क्या काम करना है, यानी कि टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे इट हैज बीन मेंशन्ड ऑलरेडी कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक पर्टिकुलर जैसे प्रोग्राम, एक गूगल क्रोम एक प्रोग्राम है, एडोब फोटोशॉप एक प्रोग्राम है। अब एडोब फोटोशॉप के अंदर मैं उसको इंस्ट्रक्शंस ही दे रहा हूँ कि तुमने तस्वीरों को एडिट करना है। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैं उसको इंस्ट्रक्शन ही दे रहा हूँ कि हाउ कैन यू क्रिएट अ वेक्टर इमेजेस। ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर के अंदर मैंने उसको ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि हाउ हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट, हाउ यू हैव टू रन ऑडियो फाइल्स एंड और वीडियो फाइल्स। ठीक है। अच्छा, जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कि एक प्रोग्रामर लिखता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? C++, जावा, पाइथन एटसेट्रा। इसके अलावा और बहुत सारी, सी शार्प भी है, कॉटलिन भी है। आजकल डार्ट की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, अब जब ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दी गई है तो अगला काम क्या होता है कि भाई कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज समझता है, तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कंपाइलर की या फिर असेंबलर की, ताकि वो हमारे सोर्स प्रोग्राम को मशीन रीडेबल कोड के अंदर ट्रांसलेट कर सके। याद रखिएगा, एक एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है कि जो प्रोग्राम प्रोग्रामर लिखता है उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, और जो जब वो ट्रांसलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जिसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट 5 कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज्ड एंड डिस्क्राइब देयर पर्पस। अच्छा, अब ये सवाल एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आजकल की दुनिया में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं, मैंने इनमें यहाँ पे 5 मेंशन करी हैं: जावा, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा सी शार्प भी एक लैंग्वेज हो सकती है, कॉटलिन भी हो सकती है, डार्ट भी एक लैंग्वेज हो सकती है। डार्ट के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं कि डार्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आजकल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रही है। आपकी जितनी भी मोबाइल की एप्स बनती हैं वो सारी की सारी डार्ट पर बन रही हैं आजकल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद जावा। अच्छा, जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और उसकी एक बहुत बुनियादी वजह यह है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक ऐसा फीचर होता है जो कि एक ही एप्लीकेशन आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आजकल की बात करूं तो मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन अलग बनाता हूं, iOS की एप्लीकेशन में अलग बनाता हूं, विंडोज फोन की एप्लीकेशन में अलग बनाता हूं। लेकिन जावा का कमाल ये था कि आप एक ही एप्लीकेशन बनाइए, आप उसको मैकिन्टॉश से भी चलाइए, विंडोज से भी चलाइए, यूनिक्स से भी चलाइए, लिनक्स से भी चलाइए, इवन कि आप उसको मेन फ्रेम में भी चलाइए और आप उसको मोबाइल फोन्स के ऊपर भी चला सकते हैं।
आपकी मालूमात के लिए अर्ज करता चलूं कि नोकिया के पहले जो फोन्स आया करते थे, नोकिया 6600 एक मशहूर इनका फोन था, फिर एन की सीरीज शुरू हुई थी, N70 N72। उसके अंदर जो जो आपकी एप्लीकेशंस बनती थी वो सारी की सारी जावा पे होती थी। बहरहाल, तो आप जावा पे जो भी एप्लीकेशन बनाए वो हर जगह पे चल सकती है, एज लॉन्ग एज, शर्त ये कि उसके अंदर जेवीएम, यहाँ में मेंशन भी है, जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। व्हाट इज जेवीएम? जावा वर्चुअल मशीन। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पाइथन। आजकल की दुनिया में अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, तो मैं बोलता हूँ आप पाइथन सीख लीजिए। और उसकी वजह यह है, हमारे यहाँ हम अपने इंस्टीट्यूट में इसका कोर्स भी करवाते हैं, और उसकी वजह यह है कि आजकल का दौर और आने वाला दौर डेटा साइंसेस का है, और डेटा साइंसेस पे काम करने के लिए पाइथन इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज। और आप इसमें देखिए मेंशन भी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छा आपका साथ देती है। इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, या फिर आप वेब एप्लीकेशन से की स्क्रिप्टिंग की बात करें, यानी कि मिसाल के तौर पर क्रिक इन्फो पे हम सब लोग क्रिकेट को देखते हैं, उसकी लाइव स्कोर को, लाइव स्कोर की अपडेट लेते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि वो मैं लाइव स्कोर एक्सट्रैक्ट करके और अपनी वेबसाइट पे लेकर आ जाऊं, या मैं अपनी किसी मोबाइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर लूं, या मैं अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर लूं, तो पाइथन ये वाला काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे करके दे सकता है। और लेट्स इज नेक्स्ट इज सी लैंग्वेज। सी आपको पता है कि सबसे बुनियादी लैंग्वेज है, और जब मैं सी प्लस प्लस मैंने पढ़ानी शुरू करी आपको, तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई सी प्लस प्लस से पहले जो लैंग्वेज आई थी वो सी लैंग्वेज आई थी। और इसके लिए जो है सबसे पहले कंपाइलर बनाया गया था, उसका नाम था टर्बो सी। और बहुत कम मेमोरी ये ऑक्यूपाई करता है, मशीन, अच्छा, क्योंकि ये यूँ समझ लें कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी थी उनमें से ये एक है। तो ये मशीन इंस्ट्रक्शंस के बहुत करीब करीब होता है, और ये लेकिन इंसान इसको बआसानी समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये पोर्टेबल होती है, इसके अलावा ये एम्बेडेड सिस्टम्स बनाने का काम आती है। एम्बेडेड सिस्टम की बहुत अच्छी मिसाल आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशन है, जिसको एसी कहते हैं, आपकी गाड़ी में लगा हुआ जो साउंड सिस्टम है, ये सी लैंग्वेज पे बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जितने भी रोबोटिक्स की रोबोट्स आजकल हैंडल की जा रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग आमतौर पर सी लैंग्वेज के ऊपर की जाती है। नेक्स्ट वन इज सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जिसके जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका कमाल ये है कि आपकी जो लैपटॉप्स हैं, आपकी जो कंप्यूटर्स हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं और जो कर्नल्स हैं, वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऊपर बनाए जाते हैं। ये इसकी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है लो लेवल के एतबार से। अगर इसको आप हायर लेवल पे जाकर देखें तो गेम्स बन रही है इसके ऊपर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस GUI बन रहे हैं, डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। और याद रखिएगा, मैंने पढ़ाते हुए बताया भी था आपको कि सी प्लस प्लस और सी का सिंटेक्स ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज जावा स्क्रिप्ट। अगर मैं वेब की एतबार से बात करूं तो जावा स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई ऑलवेज रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द वेब एप्लीकेशंस, सो गो फॉर जावा स्क्रिप्ट। इसके आजकल बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जिसके ऊपर जो है वो काम करके एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं। डायनामिक है, वीकली टाइप्ड है, प्रोटोटाइप बेस्ड है, हाई लेवल इंटरप्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस वक्त दुनिया की जितनी भी कोर टेक्नोलॉजीज हैं वो जावा स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये इंटरेक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं इसकी मदद से हम लोग। इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग बस रीड करके कहानी खत्म हो जाती है। विकिपीडिया की मिसाल ले लीजिए, आपने उसमें से कुछ पढ़ा, कहानी खत्म। न्यूज़पेपर्स की आप मिसाल ले लीजिए, आपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी और आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव का मतलब जैसे गेम्स खेलते हैं हम लोग, तो हम कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं उस वेबसाइट के साथ, उस गेम के साथ। या कोई ऐसी एप्लीकेशंस, कोई ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैं मिसाल के तौर पर मैथ्स की हैं, कि मैं कुछ सवाल इंटर करता हूँ और वो मुझे जवाब दे देता है, तो वो सारा काम जावास्क्रिप्ट की मदद से किया जा रहा है। Question number 3 says, using the rules of naming variable, develop 10 meaningful and valid variable names। अगर आपको ये बात पता है कि वेरिएबल का नाम रखने के क्या उसूल हैं, तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है। अच्छा, ये 10 सिर्फ एक एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद भी जो है वो कुछ नाम बना सकते हैं। देखिए उसूल क्या थे कि वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वेरिएबल के नाम में कभी भी वाइट स्पेस नहीं होगा। तीसरी बात यह है, वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स होंगे। 26 जो अल्फाबेट है वो स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं। अंडर स्कोर हो सकता है, और 10 डिजिट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं
रफली बात करूं तो तकरीबन 37 करेक्टर्स आर अलाउड। 26 डिजिट से 26 अल्फाबेट से, एक अंडरस्कोर अलाउड है, और आपके पास 10 डिजिट अलाउड है। तो आप उसकी कैलकुलेशन करें तो 37 करेक्टर्स अलाउड है खाली। अब आप उसके कॉम्बिनेशन से कोई भी वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। नंबर सिर्फ मैंने करेक्टर्स इस्तेमाल करे। नंबर 1 2 3 इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स प्लस डिजिट्स। फिर नंबर अंडरस्कोर 1 2 3। अब जैसे मैंने क्या किया कि करेक्टर्स भी इस्तेमाल किए, अंडरस्कोर भी किया, 1 2 3 भी किया। तो उसके बाद नेम, फादर अंडरस्कोर नेम, रोल अंडरस्कोर नंबर, क्लास, स्कूल अंडरस्कोर नेम, होम अंडरस्कोर एड्रेस। और ये देखिए इट इज पॉसिबल कि मैं अंडरस्कोर से भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकता हूँ। इट वाज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। सवाल में तो कहा गया कि कोई से दो डिफरेंसेस लिख दीजिए। मैंने बहुत सारे लिख दिए, जो आपको अच्छे लगे आप इनमें से कोई से भी दो सेलेक्ट करके याद कर लीजिएगा। बाय द वे आई रिकमेंड कि कम से कम इसके 3 या 4 डिफरेंसेस जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, डिफरेंस करने के लिए जा रहे हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज के बारे में पहला पॉइंट है, मशीन लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता। जबकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो इंसान समझता है, कंप्यूटर नहीं समझता। अच्छा, सवाल ही पैदा होता है अगर वो कंप्यूटर नहीं समझता तो फिर ये इस्तेमाल क्यों की जाती है। हम एक ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है असेंबलर। असेंबलर जो है ना हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, फिर ऑक्टाडेसिमल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसका जो डेटा है वो इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि असेंबली लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स है, अपने निमोनिक्स है, जैसे कि मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड एटसेट्रा। इस तरह की कमांड उसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है, मशीन लैंग्वेज इंसान के समझने के लिए बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है ना कि मशीन लैंग्वेज 0 1 0 1 1 0। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0, तो आपको तो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, असेंबली लैंग्वेज जो है वो इंसान के लिए समझना आसान काम है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ मशीन लैंग्वेज से। वैसे तो असेंबली लैंग्वेज ही मुश्किल है, लेकिन मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में अगर बात की जाए तो असेंबली लैंग्वेज काफी ज्यादा आसान है। मशीन लैंग्वेज के अंदर जाहिर सी बात है, जब ये मुश्किल लैंग्वेज है तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना या फिर एरर्स को फिक्स करना मुश्किल काम है। जबकि असेंबली लैंग्वेज चूंकि एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज आसान है समझने में, इसलिए इसके अंदर मॉडिफिकेशन और एरर की फिक्सिंग करना आसान काम है। मशीन लैंग्वेज जो है उसको याद करना मुश्किल काम है, इसलिए इसको सीखना भी बहुत मुश्किल है, और किताबों में लिखते हैं कि तकरीबन नॉट पॉसिबल है। जबकि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में याद करना समझना आसान काम है, क्योंकि उसके अंदर अल्फाबेट्स और निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जाहिर सी बात है कि मशीन लैंग्वेज मशीन पे चल रही है तो वो उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो है वो पहले से ही बाइनरी के फॉर्मेट में होता है। जबकि असेंबली लैंग्वेज जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है, क्योंकि उसमें आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ रही होती है। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद मशीन कोड के अंदर मौजूद होती है। जबकि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू हैव अ ट्रांसलेटर, और उसका उसका नाम होता है असेंबलर। मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, यानी कि हार्डवेयर पे डिपेंड करती है, जबकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, ये पोर्टेबल नहीं होती। Let's move forward toward question number 5. What are strings in C++? C++ के एतबार से स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। आपको पता ही है, स्ट्रिंग जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, अल्फाबेट्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा और कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो इन तमाम चीज़ों को एक साथ डील करती हो। तो स्ट्रिंग जो है ना नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जो कि एक सिंगल करेक्टर से ज्यादा होती हैं। अच्छा, अगर एक सिंगल करेक्टर हो तो वो कौन सी डेटा टाइप कहलाती है? दैट इज कॉल्ड चार, CHAR, करेक्टर। लेकिन चूंकि इसमें एक से ज्यादा करेक्टर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट स्ट्रिंग। अच्छा, C++ के अंदर जो है स्ट्रिंग की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है।
बल्कि आपको पता होगा कि जब भी आपको स्ट्रिंग इस्तेमाल करने होते हैं तो आप पहले स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, तो ये फंडामेंटल टाइप की तरह काम नहीं करती है। ठीक है। तो पहले आपको स्ट्रिंग की लाइब्रेरी लेकर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसके बाद ये बिल्कुल एक फंडामेंटल टाइप की तरह काम करती है। अच्छा, स्ट्रिंग को इस्तेमाल करने के दो तरीके पॉसिबल हैं। हो सकता है कि आप स्ट्रिंग को खाली छोड़ना चाहें, तो आप एक वेरिएबल बनाए स्ट्रिंग str इज इक्वल टू और डबल कोट्स खोल के बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया, लेकिन मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाइए और उसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू आप इनिशियलाइज भी कर दीजिए। यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स दी हुई है। स्ट्रिंग बनाया string और स्पेस देकर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है str इज इक्वल टू। नोट कर लीजिएगा, स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। मैंने डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक और मैंने वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग के नाम का, स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम है एड्रेस। और उसके अंदर मैंने ये मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, मैंने उसको मेंशन कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और अगली दो वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह जी हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए जाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनी फीडबैक रिगार्डिंग दिस lecture, so you are most welcome to come in the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. Thank you very much. Take care. See you in the next video.